लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये वो वर्ड्स हैं जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इंस्पायर किया और बाद में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बने। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी आर दोज वर्ड्स विच वी borrowed from the French Revolution and we also added it in our Indian Constitution. तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी का ये जो आइडिया है ये हमें कहाँ से मिला? तो ये हमें मिला फिलॉसफी ऑफ रूसो। रूसो की फ़िलॉसफी में रूसो बात करते हैं इक्वालिटी की, रूसो बात करते हैं फ्रैटर्निटी की और रूसो बात करते हैं लिबर्टी की। रूसो की फ़िलॉसफी से इंस्पायर होके फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। इनकी फ़िलॉसफी से इंस्पायर होके हमें अमेरिका और फ्रेंच जैसे रिवॉल्यूशन भी हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फ़िलॉसफी ऑफ रूसो। आगे बढ़ने से पहले रूसो के कुछ फेमस डायलॉग्स हैं, कुछ आपके थ्योरीज़ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है द प्रॉम्प्टिंग्स ऑफ हार्ट आर मोर टू बी ट्रस्टेड दैन द लॉजिक ऑफ माइंड। और एक बहुत ही फेमस कोट जो है रूसो का वो है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन। मतलब कि उनका मानना था कि इंसान पैदा जो हुआ है वो तो फ्री हुआ है लेकिन वो आज बहुत सारे बंधनों में बंधा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रूसो ने क्यों कही और उनका जो थ्योरी है, उनकी जो फ़िलॉसफी है, उनका आधार क्या है, उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि रूसो की जो फ़िलॉसफी है, रूसो को मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट टफ फ़िलॉसफ़र माना जाता है क्योंकि उनकी जो थ्योरीज़ हैं वो खुद ही आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। एक बहुत फेमस सेइंग है, उसमें बोलते हैं कि रूसो कैन बी कोटेड अगेंस्ट रूसो, कि रूसो को कोई और नहीं कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, रूसो की खुद की थ्योरीज़ ही एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। आगे देखेंगे कि किस तरीके से इनकी जो थ्योरीज़ हैं वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं क्योंकि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं फिलॉसफी ऑफ रूसो, जो कि वर्ड हिस्ट्री यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रोमांटिसिज्म ऑफ रूसो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रूसो की थ्योरी, एब्सोल्यूटिज्म ऑफ रूसो पूछा जाता है, सोवरेनिटी अकॉर्डिंग टू रूसो पूछा जाता है, इंडिविजुअलिज्म अकॉर्डिंग टू रूसो पूछा जाता है, रूसो एज अ सोशलिस्ट के बारे में भी बात की जाती है। तो आप जान ही गए होंगे हम कई सारे पहलुओं पे बात करने वाले हैं आज, क्योंकि रूसो की थ्योरी में बहुत सारा एक डाइवर्स थॉट प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। एक तरफ वो इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो सोशलिज्म की बात करते हैं, एक तरफ वो एब्सोल्यूटिस्ट हो जाते हैं, दूसरी तरफ वो डेमोक्रेट हो जाते हैं, एक तरफ वो बात करते हैं राइट्स की और दूसरी तरफ वो बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ हम बात करेंगे रूसो की इन्हीं डाइवर्स थ्योरीज़ और जो उनका एक्सप्लेनेशन है इन थ्योरीज़ को लेके उसकी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ इनइक्वालिटी। सबसे पहले ये जो इनइक्वालिटी वर्ड है ना, रूसो वॉज द फर्स्ट फिलोसोफर जिन्होंने इनइक्वालिटी के बारे में चर्चा करी। उन्होंने बताया कि इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी के ऊपर फोकस किया। अभी तक के फिलोसोफर्स राइट्स की बात कर रहे थे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात कर रहे थे। रूसो एक पहले फिलोसोफर हैं जिन्होंने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या हम कहें कि एनालिसिस प्रोवाइड करी इनइक्वालिटी के बारे में। उनकी एक बुक है जिसका नाम है डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। इस बुक में रूसो ने इनइक्वालिटी के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड की है। बेसिकली रूसो बात करते हैं दो तरीके की इनइक्वालिटी के बारे में। पहली इनइक्वालिटी जो कि नेचुरल है, यानी कि नेचर ने जो कुछ इनइक्वालिटीज़ प्रोवाइड करी हैं ह्यूमन बीइंग को, उनके स्ट्रक्चर को लेकर, उनके नेचर को लेकर, वो तो है नेचुरल इनइक्वालिटी, जो हमारे इस टॉपिक का कंसर्न नहीं है क्योंकि रूसो ने नेचुरल इनइक्वालिटी पे फोकस नहीं किया है। रूसो फोकस करते हैं इनइक्वालिटी क्रिएटेड बाय
सोसाइटी, रूसो का कहना है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री, क्योंकि जो इनइक्वालिटी नेचर ने प्रोवाइड की हैं, दोज आर दी नेचुरल इनइक्वालिटी जो कि जस्टिफाइड हैं। वो हमारे जो भी हमारा सिस्टम है उसको चलाने के लिए वो जस्टिफाइड है, बट जो इनइक्वालिटी सोसाइटी ने दी है वो जस्टिफाइड नहीं है। उसने मैन को डिग्रेड किया है, डिसअपॉइंट किया है और पीछे की तरफ ढकेला है। उनका कहना है कि हम कहीं ना कहीं जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ भागे जा रहे हैं, ये मॉडर्नाइजेशन हमें और प्रोग्रेसिव नहीं बना रहा है बल्कि रिग्रेसिव बना रहा है, क्योंकि हम इनिशियली नेचुरल के द्वारा जो मैन है वो फ्री पैदा हुआ है, फ्री बॉर्न हुआ है, किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी उसके पास नहीं है। जो बेसिक इनइक्वालिटी नेचुरल है वो जस्टिफाइड है। लेकिन सोसाइटी ने जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस किया है, नई नई क्लासेस निकल के सामने आती हैं, लेबर क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, सोशलिस्ट क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास। तो इसने लोगों को बहुत अलग अलग भागों में, वर्गों में डिवाइड कर दिया है, क्लासेस में डिवाइड किया है, जिसने बहुत बड़ी इनइक्वालिटी को जन्म दिया है, जिससे कहीं ना कहीं उनका मानना है कि लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी फ्रीडम खो रही है, लोग फ्रीली अपना काम, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ही मेनली फोकस्ड अपॉन द इनइक्वालिटी क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। He focused on the second aspect, that is created by society. और उनका कहना है कि this type of inequality was the product of modern civilization, जिसने इक्वालिटी के जो आइडियल्स हैं उनको ही चेंज कर डाला है। उनके हिसाब से मैन इज़ बॉर्न फ्री, तो उसे फ्री ही होना चाहिए, उसे इक्वल ही रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनइक्वालिटी का शिकार हो गया है। ये है इनइक्वालिटी की बात। नेक्स्ट जो रूसो बात करते हैं वो बात करते हैं जनरल विल की। रूसो टॉक्स अबाउट जनरल विल। उनके हिसाब से जो रियल विल होती है वो रीजन से इंस्पायर्ड होती है। हम रीजन लगा के, यानी कि कुछ लॉजिक लगा के जो विल प्रेजेंट करते हैं, अपनी इच्छा प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ अ रियल विल। रियल विल जो होती है वो फिक्स्ड होती है एंड सर्टेन होती है, जो कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ इंटरेस्ट को निगलेक्ट करती है। सेल्फ इंटरेस्ट को ऐसा निगलेक्ट करती है। अब देखिए, इनका कहना है जनरल विल का मतलब क्या होता है, आप ये समझ के चलिए कि यहाँ पर हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। जनरल वर्ड का मतलब क्या है? जनरल का मतलब जो सबके लिए हो। अब एक कम्युनिटी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, हर इंडिविजुअल की अपनी एक अलग नेसेसिटी है, अलग विल है। लेकिन जब हम डिबेट करते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं, हम एक कंक्लूज़न पे आते हैं, तब हम उस कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि हम ऐसी विल को अप्लाई करें या ऐसी विल को लागू करें या एक्सेप्ट करें जो कि सबके लिए सूटेबल हो। तो अब सबके लिए सूटेबल होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट जो है उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जनरल विल इज़ द सम ऑफ रियल विल एंड इट इज़ मार्क्ड बाय एबॉलिशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड अ थॉट ऑफ द जनरल इंटरेस्ट। यानी कि हम जनरल इंटरेस्ट के लिए सोच रहे हैं, वी हैव अ थॉट ऑफ अ जनरल इंटरेस्ट, बट कहीं ना कहीं वी आर एबॉलिशिंग और वी कैन से वी आर नेग्लेक्टिंग आवर सेल्फ इंटरेस्ट। जनरल विल में डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। और एक चीज़ और यहाँ पे है, इन्होंने जनरल विल के सुप्रीम कमांड के ऊपर फोकस किया है। ये फोकस करते हैं कि जनरल विल ही सुप्रीम कमांड है, यानी कि इसको माना जाना बहुत ज़रूरी है। उनका कहना है इट मस्ट बी ओबेड एंड इट हैज़ द सुप्रीम कमांड। तो कहीं ना कहीं ये जनरल विल में एब्सोल्यूटिज्म की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अब यहीं से हम देखेंगे कि एब्सोल्यूटिस्ट नेचर जो है वो हमें रूसो की फ़िलॉसफ़ी में देखने को मिल रहा है। दूसरा, रूसो सोवरेनिटी की भी बात करते हैं। सोवरेनिटी की कैसे बात करते हैं कि यहाँ पे
जो सोवरेनिटी है उनके हिसाब से सोवरेनिटी इज़ बेस्ड ऑन जनरल विल, और सोवरिज्म जो सोवरीन होता है ना, सोवरीन का जो नेचर है सोवरेनिटी का वो एब्सोल्यूट है, क्योंकि सोवरेनिटी की जब भी हम बात करेंगे हमेशा ही वो एब्सोल्यूट रहेगी। तो यहाँ पर भी वो एब्सोल्यूटिज्म की तरफ फोकस कर रहे हैं कि सोवरीन इज़ ऑलवेज एब्सोल्यूट। इनके हिसाब से एब्सोल्यूट पावर जो है वो सोवरेनिटी का एक एसेंशियल एलिमेंट है, बिकॉज विदाउट एब्सोल्यूटिज्म देयर इज़ नो सोवरेनिटी। सोवरेनिटी इनफैलिएबल है, इनडिविजिबल है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, सोवरेनिटी सुप्रीम है, और इनका कहना है कि सोवरेनिटी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये एक तरीके से एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की बात करते हैं, एब्सोल्यूटिज्म की बात करते हैं। नेक्स्ट इनकी एक बहुत बड़ी और बहुत फेमस थ्योरी रही है, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत फेमस है रूसो की ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी एक मेन फ़िलॉसफी देते हैं। ये बताते हैं कि शुरू में स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, जैसे जैसे आपके डेवलपमेंट्स हुए, नेसेसिटीज़ बढ़ी, एक कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश होता है लोगों के बीच में, और वही कॉन्ट्रैक्ट से स्टेट सिस्टम सामने निकल के आता है, और वही यहाँ पर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसी में इन्होंने एक बहुत ही फेमस कोट जो है वो बताया है, दैट इज़ मैन वॉज बॉर्न फ्री बट ही इज़ एवरीवेयर इन चेन, कि इंसान पैदा तो फ्री हुआ है लेकिन वो चारों तरफ चेन्स में ही बंधा हुआ है। इनकी एक बुक है जिसमें इन्होंने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से है इनकी बुक, in which he presented how man came out in the state of nature and established a civil society। यानी कि कैसे इंसान नेचुरल स्टेट से निकलकर सिविल बाहर आता है और एक सिविल सोसाइटी इस्टेब्लिश करता है। इस बुक की शुरुआत ही उनके इस कोट से होती है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही इज़ इन एवरीवेयर इन चेन्स। अब इनका कहना है कि जब नेचुरल स्टेट में मैन था तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट था, फ्री था, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो नेचर के द्वारा फुलफ़िल करी जा रही थी। नेचर ही सफिशिएंट थी उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। लेकिन जो जैसे जैसे सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ, पहले कोई भी बॉन्डेज नहीं था, कोई भी चेन नहीं थी, जो रिजर्व्स थे नेचर के वो ही इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम थे। बट विद द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से लेबर सिस्टम आता है, लेबर इंक्रीज़ होता है, और प्रोडक्शन के जो बोलते हैं ना फलस्वरूप, यानी जो फ्रूट्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो लोगों की प्रॉपर्टी बन जाते हैं, और इसी से एक नई आवश्यकता का जन्म होता है, दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। पहले उतना ही प्रोडक्शन होता था जितना कंजम्पशन होता था, अभी प्रोडक्शन बढ़ गया है तो उसको स्टोर करने की ज़रूरत नई महसूस हुई, स्टोर किया तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई। अब स्टोर करेंगे तो उसको प्रोटेक्ट भी करना है, तो प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी जैसी एक नई नेसेसिटी का जन्म होता है। अब प्रोटेक्शन करेंगे तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक सोशल सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहीं पे सिविल सोसाइटी जो है उसका एक कॉन्सेप्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद धीरे धीरे यही चीज़ जब बड़े लेवल पे आती है तो यही स्टेट सिस्टम का राइज करती है। इसमें बता रहे हैं कि मैन जो है वो अपने राइट्स को अबैंडन करता है और एक कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जहाँ पर अपने राइट्स को वो अबैंडन कर देता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश होता है कि बदले में एक कोई लीडर बनेगा जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसके बदले में वो अपने राइट्स को अबैंडन करेंगे। रूसो के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट वॉज एब्सेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड इट इवॉल्व्ड विद द इवोल्यूशन और विद द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन। पहले क्या होता था, कम्युनिटी छोटी थी, कम्युनिटी यूज टू मैनेज अफेयर्स ऑफ इट्स मेंबर्स ऑन इट्स ओन, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ी तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ने की वजह से भाई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी एक डिफरेंट सिस्टम की तलाश करनी पड़ेगी ताकि चीज़ें व्यवस्थित ढंग से चलें।
पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ने लगे, तो इट वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल टू मेंटेन द ऑर्डर एंड द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी ने तब डिसाइड किया कि हम एक मेंबर को एज अ किंग इलेक्ट करेंगे जो कि स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखेगा, और हम सब उनकी जो भी उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी फ्रीडम को सरेंडर कर दिया। यही रूसो बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, तो लोगों की फ्रीडम सरेंडर होना शुरू हुई। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हम जितना हम सरेंडर कर रहे हैं उसके बदले में उससे ज़्यादा हम पा रहे हैं, जैसा कि हम पिछले कांट की फ़िलॉसफी में पढ़ चुके हैं। लेकिन रूसो मेनली यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि हमारी फ्रीडम जा रही है। कम्युनिटी हैड सरेंडर्ड सम ऑफ इट्स पावर्स टू द किंग, और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो किंग है वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेगा ताकि वो मासेस जो हैं उनका, पीपल जो है उनका वेलफेयर कर सके। जैसे कि अगर हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, अब आपको ये भी याद रखना है कि रूसो की जो पूरी फिलॉसफी है इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है पॉलिटिकल सिस्टम में। यहाँ पर हमारे इंडिया की बात करें तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे यहाँ लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। तो होता क्या है कि हम एक लीडर चुनते हैं जो हमारे ही वेलफेयर के लिए काम करती है। इनडायरेक्टली लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं लॉ मेकिंग में अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन के। तो ये जो थॉट, ये जो एक थ्योरी है, ये कहीं ये रूसो से ही इंस्पायर्ड है। ऑटोक्रेसी भी हमें रूसो की थ्योरी में देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है कि यहाँ पर रूसो हम बात कर चुके हैं कि सोवरेनिटी में वो सुप्रीम कमांड की बात कर रहे हैं कि सोवरेनिटी ही सुप्रीम कमांड है, जनरल विल जो है वो एब्सोल्यूट है, वो सुप्रीम है। तो यहाँ पर ऑटोक्रेसी की तरफ कहीं ना कहीं हमें रूसो की थ्योरी जाते हुए दिखती है। उनका कहना है कि फ्रीडम जनरल विल में लाई करती है एंड इट मस्ट बी फॉलोड। ही फेवर्स एब्सोल्यूट सोवरेनिटी ऑफ जनरल विल। वो ये भी बात करते हैं कि जनरल विल का इम्पोजिशन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये ऑटोक्रेसी की तरफ जाते हुए दिखते हैं। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूसो वॉज ब्रांडेड एज द टोटलिटेरियन इन विच एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेसी बिकम ऑटोक्रेटिक। जहाँ पर ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, धीरे धीरे ये डेमोक्रेसी की बात करते करते ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि रूसो की थ्योरी ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि एक तरफ वो इंडिविजुअल फ्रीडम की भी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो सुप्रीम कमांड की भी बात कर रहे हैं। एक तरफ वो इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी कैसे देखने को मिल रही है? जनरल विल की बात कर रहे हैं। अब जनरल विल क्या है? लोगों की विल ही तो है। तो यहाँ पर हम लोगों की इच्छाओं की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ हमें जाते हुए दिख रहा है। सोवरेनिटी का मतलब क्या हुआ कि लोगों की इच्छाएं जो हैं वो सोवरीन है, यानी कि लोग बेसिकली हम जो कुछ भी कर रहे हैं लोगों के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का पार्टिसिपेशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ही ऑल्सो फोकस्ड अपॉन दी कम्युनिटी सोवरेनिटी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अभी तक जो हमने देखा उसमें हमने ये देखा है कि रूसो का मेन फोकस जो है वो कम्युनिटी की तरफ है। ही एम्फसाइज्ड अपॉन द सुप्रीमेसी ऑफ द कम्युनिटी एंड ही फोकस ऑन द कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, जनरल विल की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी एक दूसरी थ्योरी है, दूसरा वर्क है जिसका नाम है एमाइल या एमिले। वहाँ पर ये बात करते हैं कि मैं जो हूँ वो इंडिविजुअलिस्ट हूँ, मैं इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर इनका इंडिविजुअलिस्टिक नेचर भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अभी तक के लिए इतना ही डिस्कशन रखते हैं। इसके बाद की कुछ थ्योरीज़ हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।